नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। और इस शो में आपके जो सवाल हैं वो इस शो में हम शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए 9167329108। इस पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही सवाल अपने व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। और काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली बाजार में निचले स्तरों से। अगर निफ्टी की बात करें तो करीब 70 अंकों का सुधार देखने को मिला निचले स्तरों से। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों का सुधार देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी लाल निशान में है, करीब 130 अंक नीचे है। बट रिकवरी आई है यहाँ पर। और निफ्टी में भी देखेंगे तो ये हरे निशान में बने रहने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। अगर टॉप गेनर्स की बात करें निफ्टी में तो आज डीवी लैब में अच्छी रिकवरी आ रही है, 2% ऊपर है। बजाज फाइनेंस में लगातार आज हम देख रहे हैं दूसरे दिन भी तेजी बरकरार है, 1.5% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ग्रासिम, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी लाइफ में भी आज हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। 1% की तेजी एचडीएफसी लाइफ में इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयरों में आज गिरावट है। हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई थी, बट आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है अदानी एंटरप्राइजेस में। तो लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस पर हम आगे राय भी लेंगे एक्सपर्ट से कि क्या करना चाहिए अदानी ग्रुप के शेयरों में। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल और टाटा मोटर ये भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो दबाव बनाने का जो काम कर रहे हैं वो अदानी ग्रुप के शेयर कर रहे हैं आज बाजार पे। और इसके अलावा अगर इंडेक्स स्पेसिफिक का बात करेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वीकनेस बनाने का काम कर रहे हैं बाजार पे, तो वो दबाव दिख रहा है मेटल शेयरों में। करीब 1% की कमजोरी यहाँ पर है। कल हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, 3% ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा था, लेकिन आज मेटल शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं पावर और सरकारी बैंकों में भी आज कमजोरी दिखाई दे रही है। बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स, यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। फार्मा स्टॉक्स और चुनिंदा मिड कैप स्पेस भी है जो कि आज बाजार में तेज़ी बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह है मार्केट का एक्शन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो मामला बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आज एक्सपायरी का भी दिन है, ऐसे में क्या करना चाहिए मार्केट पर, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये भी हम आगे समझते हैं। और एक्सपर्ट को अब शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं 2। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरशकर और द स्ट्रीट से कुणाल रामभिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे टेक्निकल राय लेना चाहेंगे। मार्केट में आज वीकली एक्सपायरी भी है, बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब देखिए हरे निशान में आ चुका है मार्केट। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आज एक्सपायरी वाला दिन भी है, कोई ट्रेड देख रहे हैं या फिर फिलहाल अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह के ट्रेड को और सिर्फ मार्केट वॉच करें? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग अविनाश जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हमने करीब करीब 25 जनवरी से लेके अब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है। अगर आप 25 जनवरी के निफ्टी लेवल्स की बात करें तो 17,900 के पास था। वहां से हमने एक बहुत ही अच्छी गिरावट देखी जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। हमने बहुत सारी बार शो में डिस्कस भी किया था। 17,500 के लेवल हमने एक सपोर्ट लेवल बताया था। अब देखिए ये इंडेक्स इसी जोन में घूम रहा है, 17,500 से लेके 17,900 एज ऑफ नाउ नियर टू रेजिस्टेंस है और ये ब्रेकआउट लेवल भी है। सो इमीडिएट लेवल पे मैं इंडेक्स से थोड़ा सा संभल कर रहना चाहूंगा। इसका रीजन सिर्फ यही है कि 17,900 निफ्टी ने करीब करीब 4 बार क्रॉस करने की कोशिश की है, बट अब तक नाकामयाब रहा है। फॉर्मेशन तो बहुत ही बढ़िया है, इनफैक्ट रुझान अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है, बट जब ब्रेकआउट आता है तब हमें नया बाइंग करना होगा। सो फॉर टाइम बिंग निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल हमें ध्यान में रखना है, वो है 17,900 का। जब निफ्टी स्पॉट 17,900 के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग करेंगे। और बैंक निफ्टी में सिमिलर लेवल फॉर्मेशंस हैं, उसका जो लेवल आ रहा है वो है 41,800 का। 41,800 स्पॉट में अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आई थिंक वहां से करीब करीब 700 से 800 पॉइंट की एक बहुत ही मजबूत रैली आ सकती है। सो फॉर टाइमिंग दोनों इंडेक्स से दूर रहे, बट बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करना लॉजिकल बनेगा।
ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, ये राय इस वक्त आपको बाजार में दे दी गई है। आज एक्सपायरी का भी दिन है, थोड़ा कॉशियस भी अपना व्यू रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से उतार चढ़ाव है। फिलहाल अभी देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है बाजार, काफ़ी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो ये उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय और थोड़ा कॉशियसली यहाँ पर मार्केट को वॉच करते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मुंबई से शुभा नाथ मौजूद हैं। शुभा जी नमस्कार, आपने सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल टाटा मोटर्स पे है। जी हेलो, टाटा मोटर्स पे मैं 300 शेयर्स लिया हूँ 399 पे। शुभा जी रिक्वेस्ट होगी आपसे। ओके ठीक है, तो कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं आप टाटा मोटर्स को? और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ? ठीक है, ओके, आपको राय दिलवाते हैं। और शोभा जी आपसे और हमारे सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, अपना सवाल जब भी पूछे टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, हम और बेहतर तरीके से आपसे सुन पाए, आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। टाटा मोटर्स पर सवाल है, अच्छे लेवल पर एंट्री की इन्होंने, 250 शेयर्स इन्होंने 399 पर लिया, काफ़ी अच्छे स्तरों पर एंट्री की और देखिए उसका मुनाफा भी इनको हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है करीब करीब 9,000 रुपये का। हालांकि स्टॉक में हम पिछले कुछ समय से गिरावट देख रहे हैं, करीब 2.5% टूटा भी है स्टॉक पिछले एक हफ्ते का अगर ट्रेंड देखें तो, लेकिन ओवरऑल अभी फिलहाल ये मुनाफे में है। अविनाश आप सजेस्ट करिए क्या करें टाटा मोटर्स में, ये और ऐड करना चाह रहे हैं इन लेवल्स पर, ऑलरेडी मुनाफा भी हो रहा है, आपको क्या लगता है मौजूदा स्तर पर और ऐड करना चाहिए या फिर जो भी प्रेजेंट होल्डिंग है इनकी वही होल्ड करके रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। आई थिंक टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार नंबर्स Q3 के लिए दिखाए थे और ये बात काफ़ी नोटवर्दी है कि यूरोप में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उनका JLR का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इन्होंने अच्छी एंट्री तो कर ही दी है, लेकिन अगर इनका नज़रिया कम से कम 12-15 महीना है तो ये डेफिनेटली करंट प्राइस पे, और अगर स्टॉक थोड़ा सा और फिसलता है निचले लेवल पे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, क्योंकि जो साइकिल है टिपिकली कमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर कार का, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में चैलेंजेस रहेंगे, बट अगर इनका नजरिया 12-15 महीना है तो ये अच्छी खासी कमाई यहाँ से भी कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली अ बाय ऑन डिक्लाइन एंड इवन करंट लेवल्स पे ये निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स पर अगर आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको इस पर नज़रिया रखिए अपना, और थोड़ा और नीचे आ जाए फिर आप ऐड करिए। फिलहाल तो आपको मुनाफा हो रहा है, करंट पोजीशन भी आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर ऐड करना है थोड़ा और नीचे आने दें स्टॉक को। अगला सवाल ले लेते हैं, ये फेसबुक पर हमें रोशन जी ने पूछा और इनका सवाल है अदानी ग्रीन पर। 125 शेयर्स इन्होंने 2,400 के भाव पर लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है इनको, हमने देखा भी था। अदानी ग्रुप के शेयरों में हाल फिलहाल में जो भारी गिरावट आई है, काफ़ी सारे रिटेल जो हमारे निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, वो परेशान हैं, और इनकी बाइंग लेवल तो काफ़ी पहले की, काफ़ी ऊपरी स्तर पर लग रही है, और नुकसान काफ़ी बड़ा हो रहा है इनको। अगर देखें तो करीब 2 लाख के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। अविनाश जी क्या व्यू बन रहा है अदानी ग्रुप शेयरों पर आपका, क्योंकि हमने रिकवरी तो देखी है, पिछले 2 दिनों में रिकवर हुए हैं कुछ स्टॉक्स, बट ओवरऑल ट्रेडर्स परेशान हैं, जो भी निवेशक हैं वो परेशान है। अब देखिए रोशन जी की अगर बात कर ले, अदानी ग्रीन उन्होंने 2400 के भाव पर लिया था और अचानक से ही कुछ खबरें आती हैं और स्टॉक इतना नीचे आ गया और नुकसान भी इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी क्या करें अदानी ग्रीन में, ये जो भारी गिरावट झेल रहे हैं, बने रहें इस स्टॉक में, कुछ आसार हैं रिकवरी के, या फिर स्विच कर लेना चाहिए? वैसे नुकसान तो काफ़ी भारी हो रहा है, स्विच करना समझदारी होगी, कोई और स्टॉक को आप इनको सुझाएंगे, या फिर मौजूदा भाव में अभी भी होल्ड करना चाहिए किस तरह की रिकवरी की उम्मीद में?
देखिए मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रीन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया है और अडानी ग्रीन की वैल्यूएशंस अभी भी हम देखें तो डेफिनेटली काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितने टाइम में स्टॉक रिबाउंड करेगा ये कहना मुश्किल है पूजा, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक गिरा है मेरे ख्याल से देखिए अभी फंडामेंटल्स नहीं बट सेंटिमेंट और जो अडानी ग्रुप का जो कॉर्पोरेट इमेज है उसमें काफ़ी बड़ा धक्का पहुंचा है। कितना टाइम ये सस्टेन होने के लिए लगेगा ये कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर वो चाहते हैं तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स में वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, वैल्यूएशंस भी इन्वेस्टर के फेवर में है। तो रादर देन वेटिंग फॉर अपसाइड इन अडानी ग्रीन, ये अडानी पोर्ट्स में अगर पैसा लगाते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से कम साल सवा साल में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी उनको, उनका कैपिटल भी बचाने के लिए और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के लिए। लेकिन अडानी ग्रीन का शेयर वापस 2000 तक जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक स्विच विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर अडानी पोर्ट्स। बिल्कुल, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत समय भी देना पड़ सकता है। अगर कुछ चमत्कार हो जाए इसमें तभी वो लेवल्स वापस दिखेंगे, अदरवाइज मुश्किल है अडानी ग्रीन का वापस से वो लेवल्स दिखाना। तो बेहतर रणनीति यही होगी कि आप स्विच कर लीजिए। नुकसान आपको हो रहा है काफ़ी, बट आप स्विच कर लीजिए। अडानी पोर्ट में फिर भी कुछ चांसेस हैं रिकवरी के, बट अडानी ग्रीन में अभी ऐसा कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं मुंबई से। प्रतीक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है गुजरात अंबुजा सीमेंट और दूसरा JSL एसआर। हेलो, ओके, गुजरात अंबुजा सीमेंट किस लेवल पर लिया था आपने? मैंने 365 और 327। 625 पर ली। अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है आपके पास? अंबुजा मेरे पास 5000 है और JSL एसआर 60000 है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट के भी शेयर हैं इनके पास। यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है और JSL भी लिया हुआ है इन्होंने। पहले तो JSL पर राय ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। जो लेवल ये अभी बता रहे हैं, जो इनका सवाल आया हमारे पास, 4000 शेयर्स इन्होंने 90 रुपये के पास इन्होंने एंट्री की थी और काफ़ी शानदार गेन हो रहा है। और हमने स्टॉक में देखा भी पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। करीब 122% चला ये स्टॉक और 1 सालों का अगर रिटर्न देखेंगे तो करीब 22% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीने में शानदार मोमेंटम था। जिसने भी उन स्तरों पर एंट्री कर ली होगी अभी काफ़ी अच्छे मुनाफे में होंगे। ये जिंदाल स्टेनलेस पर इनका सवाल आया हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे कुणाल? काफ़ी अच्छी तेज़ी है, मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा है और चार्ट्स पर क्या और तेज़ी दिखाई दे रही है आपको? और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में? पूजा, इन्होंने जिस काउंटर की बात की, दैट इज JSL हिसार, ये तो एक बहुत ही अच्छी रुझान में है। इसका जो पहला ब्रेकआउट आया था वो करीब 270 के लेवल्स का था और काउंटर एज ऑफ नाउ 480 के लेवल्स पे चल रहा है और अभी भी इसमें ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मैं लंबी अवधि के चार्ट की बात कर रहा हूँ। सो अगर डेली चार्ट में देखें तो साइडवेज थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हो सकती है। 445 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया है तो इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहे। इस काउंटर में व्यू निगेट होगा जब ये काउंटर 425 के नीचे जाता है, तब तक इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहने की सलाह बनेगी विदाउट एनी सेकंड थॉट। JSL एंड JSL हिसार दोनों के फॉर्मेशंस बहुत ही अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह। ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया इनकी होल्डिंग JSL में थी या JSL हिसार में। हमारे पास जो सवाल आया वो JSL पर था, बट दोनों ही स्टॉक में आपको राय दे दी गई है। दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। कोई भी स्टॉक में अगर आपकी होल्डिंग है, मुनाफा आपको ऑलरेडी हो रहा है और अभी भी बने रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। अंबुजा सीमेंट पर जो कि हम सुन पाए, लेवल्स हमने ठीक से सुना नहीं, बट प्राइस लेवल्स जो भी हमें समझ में आए, नुकसान ऐसा जान पड़ा था उनको नुकसान हो रहा है स्टॉक में। आज भी अंबुजा सीमेंट देखिए, अदानी ग्रुप के सभी शेयरों के साथ साथ अंबुजा सीमेंट भी 5.5% नीचे कारोबार कर रहा है। अविनाश जी, जो भी चल रहा है इस वक्त अदानी ग्रुप के शेयरों के साथ,
उसका क्लियरली इम्पैक्ट सेंटिमेंट के लिहाज से जो आप बात भी कर रहे थे, एक सेंटिमेंट इफेक्ट अंबुजा सीमेंट पर भी दिखाई दे रहा है, 5.5% नीचे है। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? अगर किसी को एंट्री लेनी होगी करंट लेवल्स पर तो क्या सही लेवल्स हैं या फिर अभी अंबुजा सीमेंट से भी दूर रहना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स में डेफिनेटली अच्छी वैल्यू बन सकती है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर के पास कम से कम एक 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने जो 10 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर होगा। और सीमेंट की कंपनियां थर्ड क्वार्टर में तो सारी सीमेंट कंपनीज ने नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग दिखाए, लेकिन हमारा मानना है कि FY24 का जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सीमेंट के प्राइसेस भी अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, प्लस जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी कम हो रहे हैं। तो अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो अंबुजा सीमेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि सीमेंट एक ऐसी प्रोडक्ट और कमोडिटी है जहाँ पे सप्लाई साइड प्रेशर्स अभी कम हो रहे हैं और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग बढ़ते हैं तो इन कंपनीज को फायदा होगा। प्लस गवर्नमेंट ने अभी ये भी कहा है, हाल ही में रिपोर्ट्स आए थे कि जो जीएसटी है वो 28% से कम होने की उम्मीद है। तो ऐसा अगर होता है तो अंबुजा सीमेंट्स को जरूर फायदा होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट अगर कोई करना चाहे तो मेरे ख्याल से इस लेवल से जरूर करना चाहिए, लॉन्गर टर्म में जरूर अच्छा पैसा बन सकता है। तो कॉन्ट्राबैट ले सकते हैं। अभी हम समझना भी चाह रहे थे, अंबुजा सीमेंट में देखिए फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का जिस तरीके से इंफ्रा रियल एस्टेट पर फोकस है, लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं आप अंबुजा सीमेंट में। लेवल्स भी अच्छे हैं इस वक्त, अच्छे वैल्यूएशंस पर दिख भी रहा है, निचले स्तरों पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है अंबुजा सीमेंट। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास ये 1000 शेयर्स हैं ई मुद्रा के और मैंने 35 के हिसाब से लिए हुए हैं, तो इसमें क्या स्कोप है? 341 पे लिया है आपने? नहीं, 335 पे। ओके ठीक है, तो जी तो 335 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है और नुकसान हो रहा है ई मुद्रा में इस वक्त। और जनवरी से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो करीब 14% टूट भी चुका है स्टॉक। इनकी भी जो एंट्री है वो थोड़े ऊपरी लेवल पर इन्होंने यहाँ पर इस स्टॉक में एंट्री ले ली है और काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है ई मुद्रा में। कुणाल, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या और गिरावट आ सकती है स्टॉक में या फिर गिरावट अब थम चुकी है? अब यहाँ से रिकवरी के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एंट्री भी ली हुई है वो काफ़ी ऊपरी लेवल पर है। अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में? सो पूजा, अगर हम ओवरऑल इस फॉर्मेशन की बात करें तो इस चार्ट में नेगेटिव ट्रेंड तो बना हुआ है डेफिनेटली। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 300 के लेवल का, क्योंकि करीब 4 बार इस काउंटर ने 300 पे सपोर्ट लिया था और वहीं से बाउंस दिखा के 330-40 के लेवल्स बताए थे। बट जैसे ये ब्रिज हुआ, काउंटर सीधा 265 तक आ गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये काउंटर लिस्टिंग में आया था, जब जून 2022 से लेके जुलाई 2022, तो इस काउंटर ने एक रेजिस्टेंस चुना था अपने लिए और वो था 260 के लेवल्स का। जिस दिन इस काउंटर ने 260 के लेवल को क्रॉस किया, सीधा ये जाके 350 पे रुका था। फिर से काउंटर वही लेवल पे आ चुका है। सो बिकॉज इमीडिएट सपोर्ट जो 300 के लेवल का था वो ब्रिज हो चुका है और हमारे व्यूअर ने ऑलरेडी ये पोजीशन लंबी रखी है। सो इस लेवल पे डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह बनेगी, बिकॉज वो जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था वो शायद अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ 250 इस काउंटर में बने रहने की सलाह है। ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है एज ऑफ नाउ, मोमेंटम दिख नहीं रहा है पॉजिटिव, बट होल्ड करने की सलाह है क्योंकि काउंटर सपोर्ट के नियर है। एक बार यहाँ से उछाल आता है और अगर काउंटर 300 के लेवल पे पहुंचता है तो प्लीज रिविजिट करिए। आई थिंक तब एक नया व्यू भी हमें क्रिएट करके इनके साथ शेयर कर पाएंगे। राइट, ठीक है। सो चलिए आप पूजा के साथ सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच पहले कमोडिटी मार्केट्स के कुछ बेसिक्स भी समझ लेते हैं। हमारे साथ हर दिन हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और इसे लेकर आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताएं कमोडिटी के ABCD में आज आपने क्या टॉपिक चुना है?
देखिए, कमोडिटी वायदा में ट्रेडिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए रिस्क ज़्यादा है तो आपको इसके टेक्निकल जो ट्रेंड्स है उनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, हिस्टोरिकल प्राइस, फिर भविष्य में क्या प्राइस होंगे, पुराने प्राइसेस को देख के, पास्ट के प्राइसेस को देखकर वो तय टेक्निकल एनालिसिस के जरिए करते हैं। और किस तरह के वॉल्यूम, किस तरह के ट्रेंड पहले देखे गए हैं, क्या वही ट्रेंड रिपीट होंगे, उसके आधार पर इससे तय किया जाता है। तो भाव के संभावित चाल को समझने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस के समझते हैं। अलग अलग टूल्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं प्राइस के चार्ट पे, और फिर उसका हम अनुमान लगाते हैं और हिस्टोरिकल आंकड़ों का इस पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही चार्ट पैटर्न, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, हम जब टूल्स को अप्लाई करते हैं चार्ट में तो ये निकल जाता है कि किस लेवल पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है। पुराने प्राइस पैटर्न के आधार पर ये निकाला जाता है। अब जाते हैं कि क्या क्या अहम इसमें होती है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करने जाते हैं तो प्राइस चार्ट आपके लिए ज़रूरी है जो पुराने प्राइस के ट्रेंड पर आधारित होगा। इंडिकेटर्स क्या है, क्या क्या इंडिकेटर्स आपके लिए अवेलेबल है। ऑसिलेटर्स यानी दो प्राइस बैंड के बीच में क्या रेंज रह रहा है, उस रेंज के बीच में कहाँ पर ओवर वैल्यूड हो जा रहा है, कहाँ पे अंडर वैल्यूड हो जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। और क्या क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आपको पुराने नंबर चाहिए, जो भी हिस्टोरिकल डेटा है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम के आंकड़े आपके पास होने चाहिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं तो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में जो वॉल्यूम है वो पर्याप्त होना चाहिए ताकि कोई इसमें रिगिंग ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है। लिक्विडिटी रहने पर इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर काम करता है और आप उसको सही तरीके से टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेहतर वॉल्यूम से होता क्या कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी सिस्टम में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा बायर सेलर्स रहने ज़रूरी है ताकि जो उनके साइकोलॉजिकल जो लेवल्स होते हैं वो यहाँ पर रिपीट हो पाएँ। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है वो समझा दूँ। लैगिंग इंडिकेटर्स यानी जो प्राइस के साथ साथ चलते हैं या उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसमें मूविंग एवरेज, MACD और बोलिंजर बैंड आते हैं। लीडिंग इंडिकेटर जो प्राइस में जो मूवमेंट आता है उसका पहले से संकेत देता है, तो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो RSI है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जिनका आप ध्यान रखें। इसे हम इलैबोरेट भी करेंगे आगे की क्लास में और बताएंगे कि इस इंडिकेटर्स का आपको कैसे इस्तेमाल करके आप बेहतर एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, अपने ट्रेड को बेहतर दिशा दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने आज तो इंट्रोडक्शन दिया है और बारीकियां समझेंगे विश्व मोहन से अगले एपिसोड में। शुक्रिया विश्वा, ये सारा एटलीस्ट स्टार्ट बेसिक बताने के लिए। हम बढ़ते हैं आगे। एक फेसबुक से कॉलर है हमारे साथ बेंगलुरु से, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। मूलचंद सोनी है और सवाल इनका बहुत अच्छे स्टॉक पे। IDFC फर्स्ट बैंक है, इनके पास लगभग 8000 शेयर्स हैं और इनकी बाय प्राइस 50 के नीचे है, 50 के आसपास की है। तो प्रॉफिट में तो ये है, लेकिन क्योंकि अविनाश ऐसे अच्छे स्टॉक्स को व्यूअर्स पकड़ के रखें बहुत ज़रूरी है, एक फंडामेंटल अच्छा नजरिया होने वाला है। क्या आप इन्हें व्यू देंगे अगले 2-3 साल के लिए, क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? एक अच्छा स्टॉक चूज किया है क्योंकि इन्होंने देखिए, मुझे लग रहा है कि हाल ही में IDFC की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने इनकी भी शेयर होल्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक में इंक्रीज कर दी है। तो ये बात की एक पुष्टि है, एक कॉन्फिडेंस है कि प्रमोटर कंपनी भी अपना हिस्सा इसमें बढ़ाना चाहती है। दूसरी बात, आपने कहा कि इसमें कितना प्राइस टारगेट आ सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब 50-60 रुपए का शेयर होता है तभी उसको स्टेबिलिटी और कंसोलिडेशन में काफ़ी समय निकल जाता है। बट अगर 2-3 साल का नज़रिया रखे तो मैं समझता हूँ कि परसेंटेज में नहीं बट मल्टीपल टाइम्स में आपको सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि ये 100 रुपया 150 रुपया भी जा सकता है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर के पास उतना पेशेंस है, क्योंकि नंबर्स तो अभी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। कासा इनका ऑलमोस्ट 50% है, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है और जिस प्रकार का पोजीशनिंग इन्होंने रिटेल और MSME सेक्टर में किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रोथ नंबर्स आने वाले 1-2 सालों के लिए बहुत मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पे वन हैज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट द रियल बेनिफिट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए, यही मैं कहूँगा। ठीक है, तो अभी भी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, आप आगे भी बने रह सकते हैं, फंडामेंटल्स मजबूत है और 100 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो बने रहने की राय आपको दी जाती है IDFC फर्स्ट बैंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आज जो स्टॉक्स एक्शन में है उसमें नतीजों के दम पर आज हम देख रहे हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें एक स्टॉक है कमिंस इंडिया, सुबह से ही स्टॉक तेज़ है, काफ़ी शानदार नंबर्स भी आए हैं और हम देख रहे हैं स्टॉक इस पर 7% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, इस तेज़ी की नतीजों में क्या कुछ निकल कर आया और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं कंपनी के लिए, इस पर एक डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, बताइए।
जी बिल्कुल, आपके कमिंस इंडिया और सीमेंस जो हैं दोनों स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स आज टच किए हैं और अगर एक साल के रिटर्न्स देखें तो कमिंस इंडिया 70% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है और सीमेंस और एबीबी में भी 30% से ज़्यादा उछाल आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तीसरे तिमाही के जिनको नतीजे आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और कमेंट्री ये भी जो है बहुत अच्छी दिखी गई है। ऑफकोर्स आंकड़ों की बात करें तो एस्टिमेट्स को बीट किया गया है कमिंस के नंबर्स को, और याद रखिए इनके ग्रॉस मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है, जिस तरह इनपुट कमोडिटी कॉस्ट में गिरावट देखने मिली है और डिमांड जो है स्ट्रॉन्ग आपके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्रंट दोनों में दिखी है। कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने कहा है क्या है कि Q4 जो होगी क्वार्टर वो थोड़ी सी वीक रह सकती है, लेकिन डिमांड स्ट्रांग रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरऑल इंफ्रा पुश चल रही है स्पेशली डोमेस्टिक सेगमेंट में। हालांकि उन्होंने कहा है कि FY24 का कोई गाइडेंस नहीं दिए क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ये तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ गई कमिंस इंडिया की। लेकिन इसके बाद जो है ये सारे जो कंपनीज़ हैं इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स की, इनकी जो है पूरी स्टेटस समझ लेते हैं। कल थर्मैक्स के नतीजे आए, आज जो है कमिंस के इंडिया के जो नतीजे का रिएक्शन देख रहे हो, ये दोनों जो आंकड़े आए हैं इनके एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट्स आए हैं। कल एबीबी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और 14 फरवरी को सीमेंस इंडिया के नतीजे आने वाले, तो इन दोनों स्टॉक्स पे भी हमारी नज़र बढ़े रहेगी। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। इन सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशंस क्या कहते हैं, और इसमें देखा जाए तो हम लोग सारे स्टॉक्स के जो है EV EBITDA रेशियो लिए हैं और अगर उनके 5 साल के एवरेज से कंपेयर करें तो ये सारे अभी महंगे चल रहे हैं, अपने 5 ईयर एवरेजेस से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं। तो वैल्यूएशंस महंगे हैं लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं ये स्टॉक्स सभी के सभी, और नतीजे भी काफ़ी शानदार आए। प्लस बजट में भी हमने देखा इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट हुआ, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली और नतीजे तो अच्छे आ ही रहे। थर्मैक्स, क्यूमेंस, एबीबी इंडिया, सीमेंस सभी में शानदार तेज़ी हम हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में देख रहे हैं। एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं स्टॉक्स पर। कुणाल, कोई वैल्यूएशन जैसा कि थोड़ी देर पहले शरद बता रहे थे काफ़ी महंगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आज भी 7 से 8% की तेज़ी कमिंस इंडिया में देखने को मिल रही है। इन वैल्यूएशंस पर, इन स्तरों पर भी कोई स्टॉक है आपको जो कि अच्छा लग रहा है एंट्री लेने के लिहाज से? पूजा, अगर मैंने क्वेश्चन ठीक से सुना तो आप क्यूमिंस इंडिया के टेक्निकल व्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो इस काउंटर ने क्लियर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। इनफैक्ट आज भी देखिए ये काउंटर पॉजिटिव है और वीकली चार्ट में ये लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है 2020 के बॉटम से लेके अब तक। अगर इसके हम इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करें और सपोर्ट की बात करें तो 1350 आता है जो प्रेजेंट लेवल से थोड़ा दूर है, बट इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहने की सलाह बनेगी। आई थिंक ये काउंटर कब नीचे आएगा वो तो बताना बहुत ही मुश्किल होगा, बट इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति जब तक 1350 के लेवल होल्ड करता है तब तक अडॉप्ट करने की सलाह बनेगी। आई थिंक दिस काउंटर स्टिल हैज मोर पोटेंशियल बिकॉज इसका अप ट्रेंड बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल है। सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। तो ये तो कमेंट्स पर एक राय रही। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है अगले, हमारे साथ किरण है, मुंबई से हमें फोन कर रही हैं। पटेल इंजीनियरिंग इनके पास है। जी किरण जी, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल, आपके लेवल्स क्या हैं और आपका होराइजन क्या है? आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? शेयर है मैंने 25 रुपीज में बाय किए, तो अभी मैं क्या ऐड करूं उससे या फिर सेल करूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन आपने इस स्टॉक का चयन ये आपने कब खरीदा होगा किरण जी? मैंने खरीदा था 1-2 महीने हो गए। ठीक है, चलिए। ओके, इंजीनियरिंग स्टॉक्स में एक अच्छी बस थी। आप बताएं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं सर, क्योंकि हमने देखा कि कुणाल जितने भी इंजीनियरिंग स्टॉक थे, मिड टियर इंजीनियरिंग स्टॉक है, उनमें तो एक अच्छी मूव थी, बट पटेल इंजीनियरिंग इसे कैसे आप देखते हैं? अगर हम ओवरऑल इसके फॉर्मेशन की बात करें तो हमें ये काउंटर ने करीब दिसंबर 2021 से लेकर अब तक एक डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। इनफैक्ट एक बीच में उछाल आई थी बट उसने भी प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया था। इस काउंटर में मोमेंटम डेफिनेटली मिस आउट है। सिर्फ इतनी अट्रैक्टिव चीज इसमें एक ही है कि 2019 से लेके अब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में। अब ये साइडवेज कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होगा और कब नई रुझान शुरू होगी बताना बहुत ही मुश्किल है। हमारे व्यूअर को एक सलाह दूंगा कि अगर बहुत ही पोजिशनल अप्रोच है तो इस काउंटर में बने रहें। इस काउंटर में अगर 20 रुपए के ऊपर ये निकलता है
तो इसमें कुछ एक नई रुझान शुरू हो सकती है, तब तक इसमें अब बने रहने की सलाह बनेगी। आई वुड टेक एन एग्जिट इफ आई एम एट हिज प्लेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है इस साइडवेज कंसोलिडेशन में रहने का। सो बने उतना जल्दी इस काउंटर से एग्जिट करिए और रिविजिट करिए जब ये काउंटर 20 के ऊपर निकलता है, तब हम रिविजिट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी उछाल आता है या फिर 20 रुपए के आसपास के लेवल्स जो कि चार्ट्स पे दिख रहे हैं, थोड़ा समय आपको देना होगा, उसके आसपास आता है तो रिविजिट करिए या फिर निकलने की कोशिश करिए पटेल इंजीनियरिंग से। और भी काफ़ी सारे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हमने शो के दौरान चर्चा किए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, वो ये ट्विटर पर हमें प्रशांत जी ने भेजा है। इनका सवाल है एशियन पेंट्स पर 20 शेयर्स 1770 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री ली और मुनाफा भी हो रहा है इनको इस स्टॉक में। इस वक्त देखिए स्टॉक 2780 के ऊपर कारोबार कर रहा है आज भी। हाल फिलहाल में हालांकि हमने देखा था पिछले एक महीने में स्टॉक टूटा भी काफ़ी, 190 अंकों की गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली, अदरवाइज इनका मुनाफा और भी ज़्यादा होता, बट अभी भी मुनाफे में ही है ये। अविनाश, क्या करें एशियन पेंट्स में? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एशियन पेंट जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, मेरे ख्याल से इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली इस लेवल से भी अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी। हालांकि देखिए अभी पेंट सेक्टर एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड के टाइम से गुजर रहा है। नए प्लेयर्स जैसे ग्रासिम, JSW एंटर कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल रीच और जिस प्रकार का इन्वेंट्री मैनेजमेंट एशियन पेंट्स का है, मुझे लग रहा है कि ये सारे चैलेंजेस के बावजूद कंपनी अच्छी प्रकार से ग्रोथ रिकॉर्ड करेगी। तो टाइम फ्रेम लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले 1.5-2 साल में और भी अच्छे नंबर्स कंपनी दिखाएगी, तो उससे और भी रीरेटिंग आने वाले दिनों में हो सकता है। अच्छा, फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स को आपको हमेशा बने रहना चाहिए। कुछ हेडविंड्स कुछ समय के लिए आ सकते हैं। ग्रोथ रीटेस्ट का एक जो ट्रिगर है, केवेट है, वो कई सारे स्टॉक्स पे इस वक्त चल रहा है, चाहे बजाज फाइनेंस हो, एशियन पेंट्स हो, ये उस फेज से ही निकल रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन आप होल्ड करके रखें फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। हमारे साथ एक और व्यूअर हैं, कॉलर हैं, सुकांतो हैं कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर। इनसे सवाल पूछते हैं। सुकांतो जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? ये हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टी है 1300, 155 से लेकर 169 तक है। मैं इसको रखूं या बेच दूं? आपका एवरेज प्राइस बता रहे हैं आप, ठीक है, यानी 1155 लगभग आपके एवरेज प्राइस के पास ही इस वक्त आ चुका है। आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? एक बार अविनाश से इस पर सवाल होता है। अविनाश, थोड़े से डेट को लेकर कंसर्न्स तो इस कंपनी पर थे और आप देखें कि ये इस स्टॉक ने पिछले 2 साल में बहुत बड़ी मूव दी ही नहीं है, एक रेंज में हमेशा एक कंसोलिडेट करता रहा है। आप इन्हें क्या सलाह देंगे? अभी अपने बाय प्राइस के बहुत पास हैं, क्या ये एक बेटर स्टॉक है कि बने रहे या फिर एग्जिट करके किसी और बेहतर स्टॉक में पार्क कर ले अपना मनी? देखिए, मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो जेवी मॉडल है वो बहुत ही इनके लिए अच्छा साबित हो चुका है। काफी नए प्रोजेक्ट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अनाउंस कर दिए, तो मुझे लग रहा है कि देखिए FY24 में अच्छी ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट रेट हाइक आने के बावजूद इन्वेंट्रीज बहुत अच्छी तरह से बिक रही है, कहीं पे भी डिमांड का प्रेशर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से अगले साल होपफुली रियल एस्टेट मार्केट में वापस थोड़ा सा अप ट्रेंड और तेजी आने का अपेक्षा है, और स्पेशली मुंबई मार्केट में प्राइसेस बिल्कुल घटे नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। अभी फिलहाल इस लेवल पे निकलने का कोई मतलब नहीं है। अगर 12 to 18 मंथ्स का ये टाइम फ्रेम देते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इनको काफी अच्छा मिलेगा। हालांकि स्टॉक में थोड़ी कमजोरी जरूर है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर शुड बी अ मच बेटर ईयर, और इसका रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक प्राइस में जरूर देखने को मिलेगा। होल्ड करके रखना पड़ेगा सुकांतो जी। यहाँ आप चाहें तो हम एक टेक्निकल राय भी आपको दिलवा देते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि सुकांतो हम देख भी रहे हैं, जैसे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात तो हो रही थी रियल एस्टेट स्पेस में, बट परफॉर्म नहीं किया इन स्टॉक्स ने। क्या इस साल में रियल एस्टेट स्टॉक्स परफॉर्म कर पाएंगे? चार्ट्स पर अभी क्या स्ट्रेंथ दिख रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज में? हम अगर चार्ट की बात करें, यहाँ पे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन जिस तरह आपने बताया इसमें बना हुआ है। जून 2022 से लेके अब तक इस काउंटर ने करीब करीब 6 बार 1140 से 1150 के लेवल टेस्ट किया और वहीं से बाउंस देता है। 1150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करके इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हैं। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन भी इस काउंटर में दिख रहा है। जब ये काउंटर 1270 से 1280 के लेवल को क्रॉस करेगा, आई थिंक इसमें एक पॉजिटिव रुझान शुरू हो सकती है। बट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये प्राइस बहुत ही बढ़िया है। 1150 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसमें पोजिशनल व्यू हमारा भी बुलिश है।
ठीक है, तो ये राय गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपको फंडामेंटल राय और टेक्निकल राय दोनों ही दिलवा दी है स्टॉक में। अब अगला सवाल ले लेते हैं और कोटा से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं विवेक। विवेक, जैसा कि हम देख पा रहे हैं SBI पर सवाल है आपका, कब लिया था आपने ये स्टॉक, किस भाव पर? ये 2021 को 2021। हेलो, 2021 में लिया था आपने? जी 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 जी। लेवल्स क्या है, किस लेवल पर लिया था आपने? ये 250 के आसपास लिया, 250 के आसपास। 250 के आसपास लिया, ठीक है। हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको। 2021 में SBI 250 के आसपास जब था तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली और मुनाफा तो हो रहा है खैर इनको, इनके खरीदारी के भाव से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो काफ़ी शानदार गेन हो रहा है SBI में और फंडामेंटल अच्छा स्टॉक भी है। इतना समय दिया, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं नजर आई और काफ़ी अच्छा गेन इनको इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। अभी क्या करें यहाँ पर अविनाश जी, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे या फिर स्टॉक में करंट पोजीशन के साथ ही बने रहना चाहिए इन्हें SBI में? देखिए पूजा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे SBI जैसे स्टॉक में एंट्री की है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो पहला तो जो रूल होता है फंडामेंटल्स में कि आपका कैपिटल कॉस्ट आप रिकवर करो, तो अगर ये अपना जो इनिशियल कैपिटल है वो रिकवर करते हैं तो बाकी के शेयर्स तो वैसे भी उनको फ्री में मिलेंगे। नज़रिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो मैं समझता हूँ कि SBI में अभी भी ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा है। Q3 के नंबर्स भी बहुत शानदार थे, तो मुझे लग रहा है कि 650-675 का एक टारगेट आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में SBI एक आउट परफॉर्मर रहेगा। बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, अपना कैपिटल कॉस्ट रिकवर करें और बैलेंस क्वांटिटी ये कम से कम साल 1.5 साल के लिए होल्ड करें। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फंडामेंटल अच्छी कंपनी भी है, अपने अच्छे लेवल्स पर एंट्री भी ली है और फ़ायदा मिल रहा है, आप आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SBI में चाहे तो और ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बैंकिंग स्पेस से जुड़ी एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। श्री ग्रुप कंपनियों के एडमिनिस्ट्रेटर ने रेजोल्यूशन प्लान के लिए वोटिंग की तारीख बढ़ा दी है और ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक बॉन्ड होल्डर्स ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर बराबरी का मौका ना देने का आरोप भी लगाया है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं और अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, श्री ग्रुप कंपनीज की वोटिंग डेडलाइन को 5 दिन बढ़ाकर 14 फरवरी तक कर दिया गया है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बॉन्ड होल्डर्स ने कंप्लेन किया है एडमिनिस्ट्रेटर को और ये कंप्लेन ये है कि 3000 करोड़ रुपए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट से निकाल कर बैंकों ने अपने पास ले लिए हैं। ये एलिगेशन इसलिए भी है क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स चाहते हैं कि उनका जो एक तय लिमिट तक का बकाया है उसका पूरी तरीके से भुगतान हो, जैसा कि DHFL के रेजोल्यूशन प्लान में किया गया था। लेकिन यहाँ पर आरोप यही है कि बैंकों ने जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही जो पैसा है वो अपने अकाउंट्स में कुछ ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अलावा जो बॉन्ड होल्डर्स का प्रॉब्लम जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को बताया है वो ये भी है कि अभी जो रेजोल्यूशन प्लान पर वोटिंग चल रही है उसके हिसाब से अगर वो यस बोलते हैं, यानी कि अगर इस रेजोल्यूशन प्लान को एग्री करते हैं तो उनको करीब 20-21% ही बकाया मिल रहा है, और अगर वो ना बोलते हैं या इसका मतलब होता है अगर वो डिसेंटिंग क्रेडिटर बन जाते हैं तो उनको सिर्फ लिक्विडेशन वैल्यू मिल रही है। तो अभी जो ऑप्शंस हैं वो किसी भी तरीके से बॉन्ड होल्डर्स का एलिगेशन यही है कि उनके फेवर में नहीं है, इसीलिए उन्होंने फिलहाल अभी रजनीश कुमार यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री ग्रुप कंपनी से उनको चिट्ठी लिखी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला बड़ा बनता है और फिर से ये पेचीदा होकर वापस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं बॉन्ड होल्डर्स या नहीं, क्योंकि जो 32,000 करोड़ रुपए का डेट रेजोल्यूशन है वो अब अंतिम चरण में है और अगर बॉन्ड होल्डर्स की तरफ से इस तरीके की डिमांड की जाती है तो ये मामला फिर से अटक सकता है। ऑलराइट, बिल्कुल शुक्रिया अंकुर, ये सारी डिटेल हमें समझाने के लिए। इस पूरे मैटर पर आप नजर रखें, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, एक और कॉलर है हमारे साथ, अभिजीत हैं, इनका सवाल जोमेटो पर है, हमारे साथ फोन लाइन पर है। पूछे अभिजीत, आप अपना सवाल पूछे। जोमेटो पे क्या लेवल्स हैं आपके?
बोल रहा है कि मैं जोमेटो खरीदा था 51 रुपए पर TP1 पर, तो अभी क्या करना है? और टेक्समेको डेल है मेरे पास 432, तो अभी तो वो डाउन में चल रहा है, काफी ऊपर की बाय है आपकी। ठीक है, जोमेटो आपने अभी कुछ समय पहले ही खरीदा? नहीं, जोमेटो हो गया लगभग 20-25 दिन हो गया। अभी कुछ समय पहले खरीदा, ठीक है, 1 महीने पहले खरीदा लगभग। ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। एक बार टेक्समेको रेल पर एक टेक्निकल व्यू ले लेंगे और अभी जोमेटो पर एक फंडामेंटल व्यू, क्योंकि ये स्टॉक्स में फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट तो दिख रहा है अविनाश। और जो सबसे बड़ा कंसर्न था इन स्टॉक्स के लिए पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का, उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। क्वार्टर नंबर्स हैं आज, इनफैक्ट जोमेटो के नंबर्स ही हैं, रिकवर हो गया स्टॉक। सुबह जब हमने देखा था तब उसमें गिरावट थी, कल भी एक अच्छी मूव दिखाई थी और उम्मीद है कि लॉस इनका और कम होकर आएगा। तो वो जो एक बाजार एक व्यू जानना चाहता है कि प्रॉफिटेबल कब होंगी ये कंपनियां, उस पर थोड़ी क्लैरिटी तो आती हुई दिख रही है। जोमेटो को क्या आप एक लॉन्ग टर्म बेट मानते हैं? इन्हें क्या सलाह देंगे? आई थिंक पेटीएम के नंबर्स आने के बाद देखिए फिनटेक कंपनीज में वापस एक पॉजिटिव रुझान सारे इन्वेस्टर्स को दिख रहा है। मेरे ख्याल से जोमेटो के नंबर्स आज आने वाले हैं। आई थिंक मार्केट क्लियरली वॉच करेगा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग इबिटा है वो कितना पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंचेगा, क्योंकि यही एक नंबर है जो नियर टर्म में स्टॉक्स को रीरेट करेगा। मेरे ख्याल से देखिए जोमेटो में अगर कोई निवेशक इन्वेस्टेड है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 1.5-2 साल का व्यू लेके ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग लेवल की बातें हो रही है। फाइनली कंपनी नेट प्रॉफिट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल होगी तो ही आगे कैश फ्लो जनरेशन होगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड, बट डेफिनेटली इसमें नंबर्स आने की उम्मीद है कि अच्छे आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज स्टॉक में थोड़ी हलचल पॉजिटिव साइड से देखने को मिली है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। आप यहाँ होल्ड करने की राय देंगे, लेकिन टेक्समेको पे क्या करे करण? इनके टेक्समेको की मूव अभी हाल ही के दिन में बेटर थी, लेकिन इनके लेवल से तो बहुत नीचे आ चुका है। कुणाल? इनफैक्ट हम अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में बहुत ही साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट देखिए तो अगस्त से लेके अब तक ये काउंटर हायर बॉटम तो डेफिनेटली बना रहा है, बट लेवल्स तो करीब 48-49 के ही थे। सो बने रहे इस काउंटर में, ट्रेंड तो पॉजिटिव है बट मोमेंटम बहुत ही स्लो है, बने रहे। और आई थिंक इसमें एक उछाल आ सकता है 57-58 के लेवल्स जैसे दिखे तो इस काउंटर में से अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, अदरवाइज वो लेवल पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ बने रहेगी सलाह। अभी तो इनका इतना कैपिटल एरोड हो चुका है, लेकिन रिकवरी मोड पे जरूर है, इसलिए आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जोमेटो एक अच्छा स्टॉक है। आपको होपफुली आपके दोनों स्टॉक्स पर राय मिल गई होगी। दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम स्टॉक अपने दोनों एक्सपर्ट्स का, करण का भी और अविनाश का भी। आपने समय दिया और ये सारे स्टॉक्स पर हमारे व्यूज को स्ट्रैटेजी शेयर की। इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, लेकिन